प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने महासभा के विस्तार से अध्ययन किया था, उसकी संरचना, कार्य और शक्तियों के बारे में, साथ ही यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन शांति के लिए एकता प्रस्ताव को विस्तार से जाना। अब हम सुरक्षा परिषद के अध्ययन करने के संबंध में हम उसका परिचय, संरचना, सदस्यों का सचित्र प्रतिनिधित्व, मताधिकार एवं मतदान प्रक्रिया, वीटो और डबल वीटो की प्रक्रिया एवं संक्षिप्त में उसके कार्य और शक्तियों को देखेंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 5, चार्टर के अध्याय 5 में अनुच्छेद 23 से 32 तक प्रमुख अंग है, जिसका विस्तार से हमें विवरण देखने को मिलता है। चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार सुरक्षा परिषद यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूएनओ के कुल 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। इस क्रम में सुरक्षा परिषद द्वितीय रूप में एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वह अंग है जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जहां तक संरचना का प्रश्न है, चार्टर के अनुच्छेद 30 के अनुसार वर्तमान में इसकी कुल संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी देश हैं। आप जानते हो, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 इसके स्थायी देश हैं। शेष 10 देश अस्थायी हैं, जिनका की निर्वाचन 2 वर्ष के अंतराल के लिए होता है, और यह निर्वाचन महासभा द्वारा चार्टर के अनुच्छेद 23 के अनुसार अपने 2/3 बहुमत से किया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि कोई भी अस्थायी देश पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। सामान्यतः यह निर्वाचन आनुपातिक भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखकर किया जाता है। ये देखा जाता है कि दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उन सभी महाद्वीपों का, सभ्यताओं का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो जाए। इस आधार को ध्यान में रखते हुए इन 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 5 सदस्य अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से लिए जाते हैं, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से लिया जाता है, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से लिए जाते हैं, और शेष रहे 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से लिए जाते हैं। देखिए आप कि सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य कौन से हैं, उनका हम विस्तार से नाम से जानते हैं। इनमें जो दिया हुआ है, 5 सदस्य स्थायी हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। वह 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो वर्तमान में कार्यरत हैं वो हैं बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडी, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया एवं वियतनाम। यदि हम इसका पिक्चर के रूप में देखें तो 5 जो स्थायी देश हैं उनके ये फ्लैग हैं: चाइना, फ्रांस, यूएसए, रशिया और यूक्रेन। ये 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं। गैर स्थायी देशों का जो भौगोलिक प्रतिनिधित्व जिसकी चर्चा मैंने अपनी की, वो इसी प्रकार से हैं: 5 स्थायी देश और 2 एशिया, 3 अफ्रीका, 2 लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, 1 ईस्टर्न यूरोप और 2 वेस्टर्न यूरोप और दूसरे कंट्रीज। मताधिकार की प्रक्रिया के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 27 सुरक्षा परिषद के मताधिकार का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें दिया हुआ है कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को 1 मत देने का अधिकार है। किसी भी विषय पर निर्णय 9 सकारात्मक मतों से होता है। सकारात्मक मतों से आशय है कि उसके पक्ष में मतदान, अर्थात सुरक्षा परिषद में जब भी कोई विषय आता है तो उस विषय को मतदान के द्वारा तभी पारित माना जाएगा जब उसके कुल सदस्य संख्या जो 15 है, उनमें से 9 सदस्य उसके पक्ष में मतदान करें, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक मत। परंतु महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर निर्णय के लिए, इन 9 सकारात्मक मतों में से 5 स्थायी देशों की सहमति अनिवार्य होती है। मताधिकार के संबंध में सुरक्षा परिषद के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जब भी मताधिकार होता है तो मताधिकार के दृष्टिकोण से 2 विषय इसमें आते हैं: एक महत्वपूर्ण विषय, एक प्रक्रिया संबंधी या साधारण विषय। यदि महत्वपूर्ण विषय है और उस पर यदि मतदान हो रहा है और सुरक्षा परिषद वो विषय तभी पारित माना जाएगा जब 9 सकारात्मक मतों में 5 स्थायी देशों की उसमें सहमति हो। यदि एक भी स्थायी देश इसमें इसके विरुद्ध में कोई नकारात्मक मत, जिसको हम वीटो कहते हैं या निषेधाधिकार कहते हैं,
वो देता है, तो ऐसा विषय, महत्वपूर्ण विषय पारित होने से वंचित हो जाता है। वहीं प्रक्रिया संबंधी या साधारण विषयों पर 15 सदस्यों में से कोई भी 9 सदस्य यदि पॉजिटिव मतदान करते हैं, सकारात्मक वोट डालते हैं, तो वो विषय पारित माना जाएगा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि साधारण विषयों पर मतदान में जो महाशक्तियां, जो स्थायी देश हैं, जो 5 स्थायी देश हैं, उनको वीटो पावर नहीं। वीटो पावर या निषेधाधिकार स्थायी देशों को केवल महत्वपूर्ण विषयों पर ही प्राप्त है। अब वीटो पावर किसे कहते हैं, निषेधाधिकार किसे कहते हैं, इसको भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि मताधिकार का संपूर्ण विवरण चार्टर के अनुच्छेद 27 में दिया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे कि वीटो पावर या निषेधाधिकार क्या है। क्योंकि सुरक्षा परिषद में जब भी महत्वपूर्ण विषय पर मतदान के दौरान कोई भी स्थायी देश, अर्थात 5 स्थायी देशों में से कोई भी स्थायी देश यदि नकारात्मक मत देता है, उसके विरुद्ध में मतदान करता है, उस पक्ष के विरोध में मत डालता है, उससे वो विषय पारित होने से वंचित हो जाता है। इसी को हम वीटो कहते हैं। अर्थात महत्वपूर्ण विषयों पर मतदान के दौरान ही स्थायी देशों को वीटो पावर प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में यदि साधारण विषयों पर मतदान हो रहा है, तो 15 में से कोई भी 9 सदस्य यदि पक्ष में मतदान करेंगे, तो वो विषय पारित हो जाएगा। ये चीज हमें स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए कि सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के विषय होते हैं। एक तो होता है साधारण विषय और दूसरा होता है महत्वपूर्ण विषय। तो महत्वपूर्ण विषय पर वीटो पावर की अधिकार मिले हुए हैं स्थायी देशों को, और साधारण विषयों पर कोई भी 9 देश, 15 सदस्यों में से कोई भी 9 देश यदि पक्ष में मत देते हैं, तो वो विषय पारित माना जाएगा। एक और प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वो है डबल वीटो, दोहरा निषेधाधिकार। ये कई बार पूछा जाता है और विद्यार्थी कई बार इसमें असमंजस में पड़ जाते हैं कि दोहरा निषेधाधिकार क्या है। तो कई पुस्तकों में इसको विस्तार से दिया भी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको ये दोहरा निषेधाधिकार क्या है, डबल वीटो क्या है, इसको हमें विस्तार से पता होना चाहिए। जैसा कि शब्दार्थ है, दोहरा निषेधाधिकार का मतलब कि वीटो का 2 बार प्रयोग, लगातार 2 बार प्रयोग। अर्थात सुरक्षा परिषद में किसी स्थायी देश द्वारा वीटो का 2 बार प्रयोग जो किया जाता है, वो दोहरा निषेधाधिकार होता है। चार्टर में कहीं भी दोहरा निषेधाधिकार का विवरण नहीं मिलता है। अनुच्छेद 27 में तो केवल ये लिखा है कि महत्वपूर्ण विषयों पर मतदान के दौरान 9 सकारात्मक मतों में स्थायी देशों की सहमति अनिवार्य है। अर्थात एक भी स्थायी देश यदि नेगेटिव वोट या नकारात्मक मत या उसके विरुद्ध में, उस विषय के विरुद्ध में यदि मत देता है, तो वो विषय पारित होने से वंचित हो जाता है और उस स्थायी देश की यह शक्ति वीटो पावर कहलाती है। लेकिन ये दोहरा निषेधाधिकार शीत युद्ध के दौरान देखा गया कि शीत युद्ध में जब ये जो महाशक्तियां हैं, इनको आपस में असमंजस की स्थिति स्पष्ट हो गई थी, एक दूसरे के विरुद्ध अविश्वास पैदा हो गया था, शक था काफी। ऐसी स्थिति में जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श के लिए आता था, तो ये देश कोई ना कोई उस पर वीटो लगा करके उस विषय को पारित होने से वंचित करता था। और उसी क्रम में आकर के दोहरा निषेधाधिकार का एक चाल सामने आई कि किस प्रकार विषय को रोका जाए, किस प्रकार किसी विषय को महत्वपूर्ण विषय बनाया जाए। अब मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि दोहरा निषेधाधिकार किस प्रकार प्रयोग में या उपयोग में लाया जाता है। सुरक्षा परिषद में मतदान के दौरान जब यह प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि अमुक विषय पर कितने और कौन से सदस्यों के मतों की आवश्यकता होगी, कौन से और कितने सदस्यों की, अर्थात जब कोई ये प्रश्न उठे कि जब कोई विषय सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श के लिए आया और मतदान तक स्थिति पहुंची, तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि इसमें 5 स्थायी देशों की सहमति अनिवार्य होगी या नहीं होगी इन 9 सदस्यों में, अर्थात यह विषय महत्वपूर्ण है या साधारण विषय है। जब यह प्रश्न होता है कि अमुक विषय पर कितने और कौन से सदस्यों के मतों की आवश्यकता होगी, तो ऐसी समस्या जब उत्पन्न होती है, तो तत्कालीन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष यदि यह निर्णय दे दे कि वह विषय सामान्य या प्रक्रियात्मक है, प्रक्रिया संबंधी है, तो अध्यक्ष के, तत्कालीन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के इस निर्णय के विरुद्ध यदि कोई स्थायी देश नकारात्मक मत या वीटो का प्रयोग करता है, तो उससे वह सामान्य विषय महत्वपूर्ण विषय में परिवर्तित हो जाता है। आप समझने का प्रयास करिए कि जब सुरक्षा परिषद में मतदान के दौरान यह प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि ये विषय जिस पर मतदान होना है निर्णय के लिए, ये विषय महत्वपूर्ण है या सामान्य है,
और इस विषय पर निर्णय देने के लिए तत्कालीन जो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है, यदि वो यह निर्णय देता है कि यह विषय सामान्य है, अर्थात 15 में से कोई भी 9 सदस्य यदि सकारात्मक मत देंगे तो विषय पारित हो जाएगा। लेकिन तत्कालीन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के इस निर्णय के विरुद्ध कोई भी स्थायी देश यदि वीटो का प्रयोग करता है या इसके विरुद्ध मतदान करता है तो वो विषय तत्काल ही सामान्य से विषय में महत्वपूर्ण विषय में परिवर्तित हो जाता है। और जब वो महत्वपूर्ण विषय हो गया तो उस महत्वपूर्ण विषय पर पुनर्मतदान के दौरान यदि स्थायी देश परमानेंट मेंबर फिर वीटो लगा देता है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय के लिए 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों के सकारात्मक मत और उन 9 सकारात्मक मतों में स्थायी देशों की, समस्त स्थायी देशों की, 5 स्थायी देशों की सहमति अनिवार्य है। और इसलिए जो कि वो विषय महत्वपूर्ण हो गया और मतदान के दौरान फिर उस पर वीटो का प्रयोग हो जाता है उसको रोकने के लिए। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डबल वीटो, दोहरा निषेधाधिकार। मुझे लगता है शायद आप इस विषय को समझे होंगे। सीधी सी बात है कि सुरक्षा परिषद में जब प्रश्न यह उठे कि कोई विषय महत्वपूर्ण है या सामान्य है, तो तत्कालीन सुरक्षा परिषद अध्यक्ष यदि यह निर्णय दे कि यह विषय सामान्य है, तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के इस निर्णय के विरुद्ध कोई भी स्थायी देश वीटो का प्रयोग करके, प्रथम वीटो, फर्स्ट वीटो का प्रयोग करके उस विषय को साधारण से महत्वपूर्ण में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित। और पुनः उसी विषय पर फिर मतदान के दौरान, चूंकि वो महत्वपूर्ण विषय है और 5 स्थायी देशों की सहमति अनिवार्य है, फिर स्थायी देश उस पर वीटो का प्रयोग कर देता है, अर्थात सेकंड वीटो, तो वो विषय अंतिम रूप से पारित होने से वंचित हो जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दोहरा निषेधाधिकार, और ये बाद में शीतयुद्ध काल में काफी प्रयोग में आया था। अब हम सुरक्षा परिषद के कार्य व शक्तियों के बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण रूप से 4 कार्य। पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि यूएनओ के अनुच्छेद 1 में जो उद्देश्य दिए हैं 4, उनमें प्रथम सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। और चार्टर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होगी। इसलिए सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और इस कार्य को करने के लिए चार्टर के अध्याय 6 में अनुच्छेद 33 से 38 तक सामान्य शांतिपूर्ण तरीके पर दिए गए कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। किस प्रकार शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान। ये अध्याय 6 में अनुच्छेद 33 से 38 तक दिए। उसके बाद यदि शांतिपूर्ण तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान करने में सुरक्षा परिषद यदि असफल होती है, तो फिर सुरक्षा परिषद सामूहिक कार्रवाई करने के लिए चार्टर के अध्याय 7 के तहत अनुच्छेद 39 से लेके अनुच्छेद 43 तक प्रावधान दिए। इसको कहते हैं बाध्यकारी समाधान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के बाध्यकारी समाधान, जिसमें अंतिम रूप से सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग शामिल है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और शक्ति सुरक्षा परिषद की है, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है निर्वाचन संबंधी कार्य। सुरक्षा परिषद के विभिन्न अंगों के सदस्यों का निर्वाचन और अन्य जो निर्वाचन संबंधी कार्य हैं वो सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर करती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, सुपरविजन, अर्थात दुनिया के अंदर कहाँ कोई संकट उत्पन्न होने वाला है या संकट उत्पन्न होने की आशंका है, या किसी सदस्य देश ने किसी दूसरे सदस्य साथी की शिकायत की है कि मेरी क्षेत्रीय सीमाओं में उल्लंघन कर रहा है या ऐसी गतिविधियां हो रही है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या होने की आशंका है, इन सारी गतिविधियों पर सुरक्षा परिषद पैनी निगाह रखती है। इसको कहते हैं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। और वहीं एक कार्य और है जिसको कहते हैं संवैधानिक कार्य। ये भी महासभा के साथ सुरक्षा परिषद करती है। यदि चार्टर में कोई संशोधन करना है तो वो केवल महासभा अपने आप नहीं कर सकती है, वो सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देती है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि सुरक्षा परिषद के संरचना, उसकी मतदान प्रक्रिया, वीटो और डबल वीटो और उसके महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, उनके बिंदु कौन से हैं, उनसे आप अच्छी तरह
वाकिफ हो पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम सुरक्षा परिषद के कार्य व शक्तियों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।